हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया था, केवल इसीलिए क्योंकि एग्ज़ाम के बस 2 से 3 दिन पहले हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन आना मेरे भाई तय है। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ कि यदि आपने इस चैप्टर को अंत तक देखा तो मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आप जीवन में कभी नहीं गलत करोगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों और मित्रों के संग, और क्या करना है, जब पसंद आएगा तब वीडियो को लाइक कर देना है। चलो शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रायिकता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता होता क्या है, एक्चुअल में प्रायिकता होता क्या? देखो, प्रायिकता कुछ नहीं होता है, संभावनाएं होती हैं। हम संभावनाएं जो होती हैं वो व्यक्त करते हैं प्रायिकता में। जैसे अगर मैं कोई टास्क, भाई मैच खेलते होगे ना, तो उसमें अगर मैं एक कॉइन्स को उछालूंगा तो उसमें दो पक्ष होते हैं, चित और पट, यानी हेड और टेल। तो उसमें हेड की आने की जितनी संभावना है उतनी ही संभावना टेल की आने की है। अगर मैं दो सिक्के उछालूंगा तो हेड हेड दोनों में आ सकता है, दोनों में टेल टेल आ सकता है, या फिर पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या फिर टेल और हेड आए। बात समझ में आई है? उसी तरीके से आपको समझना है। बस प्रायिकता का 2 मिनट बेसिक बता दूं, फिर क्वेश्चन के थ्रू आपको डिस्कस कराएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी कभी आपको प्रायिकता निकालना होगा, यदि जब भी कभी आपको प्रायिकता निकालना होगा तो इंग्लिश में ये होता है फेवरेबल बट ए टोटल एक्सपेरिमेंट। ये आपका क्या होता है, फेवरेबल, भाई मैं लिख देता हूँ फेवरेबल, और बटे क्या होता है, टोटल एक्सपेरिमेंट। टोटल एक्सपेरिमेंट इन द सेंस, टोटल एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आपने कितना वो चीज़ किया, टोटल आपने कितना वो चीज़ किया। जैसे मैं कह दूं कि मैंने दोनों सिक्कों को कितने टाइम्स उछाला, सपोज दैट मैंने कहा कि मैं 2 सिक्कों को 8 बार उछाल रहा हूं, तो ये जो 8 बार है ये टोटल एक्सपेरिमेंट होगा। और 2 सिक्कों को उछाल रहा हूं, इसमें आने की जो भी संभावना होगी, हेड टेल या टेल हेड या फिर हेड हेड या फिर टेल टेल, तो ये संभावनाएं हम कहां पर व्यक्त करेंगे, ऊपर व्यक्त करेंगे। फेवरेबल, जो भी हमने फेवरेबल लिया है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल एक्सपेरिमेंट हमने जितने बार सिक्कों को, पासे को, ताश की गड्डी को, जो भी हमने उछाला है वो ऑलवेज नीचे लिखेंगे। बस इतना याद रखना है, इसके सिवा और कुछ कंसेप्ट नहीं है, इसके सिवा और कुछ नहीं है प्रायिकता में। बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और छोटे से छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक बार चित आने की संभावना बताओ। कम से कम का मतलब क्या होता है, मिनिमम आपको बताना है कम से कम चित एक बार कब आएगा। चित का मतलब मैं बता दूं हेड होता है, चित का मतलब क्या होता है भाई, हेड होता है। हेड हेड जानते हो ना, वही चित का मतलब होता। अब समझो, आपने सिक्कों को, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, सपोज दैट यहाँ हमारा एक सिक्का है, यहाँ हमारा एक सिक्का है, इस पर हेड है और पीछे टेल है। भाई इस पर टेल है और पीछे हेड होगा, हेड ही टेल तो होते हैं। तो अगर मैं दोनों को एक साथ उछालूंगा तो चीज़ों को समझने का प्रयास करना। इधर मान लिया हेड आ गया और उधर भी हेड आ गया, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, इधर टेल आ गया और इधर क्या आ गया, इधर भी टेल आ गया, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन मान लिया इधर हेड आ गया और इधर क्या आ गया, टेल आ गया, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन, इधर टेल आ गया और इधर क्या आ गया, हेड आ गया। ये 4 कंडीशन के सिवा क्या कोई और कंडीशन बन सकती है? खुद से दिमाग लगाओ, क्या कोई और कंडीशन बन सकती है? नहीं। या तो दोनों में हेड हेड आएगा, या तो दोनों में टेल टेल आएगा, या फिर एक में हेड एक में टेल आएगा, और या फिर एक में टेल एक में हेड आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम एक चित मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, उसकी संभावना आपको बताना है। तो देखो कम से कम एक हेड कहाँ पर आ रहा है भाई, यहाँ पर दोनों हेड हैं, देखो दोनों हेड, तो हमें इसको लेना नहीं है। यहाँ पर एक टेल, दोनों टेल हो गए, इसे भी नहीं लेना। हमें एक टेल हो, कम से कम एक टेल हो, एक हेड हो, चित हो। तो यहाँ देखो एक हेड है ना, इसको लेना है। यहाँ पर देखो एक हेड है ना, इसको लेना है। तो टोटल हमारा फेवरेबल कितना हुआ,
टू हुआ, क्योंकि दोनों में एक बार है हेड हेड। तो फेवरेबल यानी अगर मैं फिर से प्रायिकता लिखूं, फिर से मैं प्रायिकता लिखना चाहूं तो आप क्या लिखोगे कि फेवरेबल कितना है, तो फेवरेबल 2 टाइम्स, एच यहाँ पर एच यहाँ पर, 2 बार में कम से कम हेड आ रहा है। और टोटल आपने कॉइन्स को कितनी बार उछाला, टोटल एक्सपेरिमेंट आपने कितने किए, 1 2 3 एंड 4th, तो आपने टोटल 4 टाइम्स किए। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम्स, यानी प्रायिकता कितनी है 1/2 है। क्या बात को समझे आप हमारी कि नहीं समझे, क्या बात को आप हमारी समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गई बात को। अच्छा यहीं पर मान लिया इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन का आंसर 1/2 है। अब इसी क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कराऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे 3 सिक्के भी उछलवा सकता है, 4 भी उछलवा सकता है, तो आप उसको कैसे लगाओगे। यहाँ 2 सिक्के थे, आप इसको 3 सिक्के कर लो। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 चित आने की संभावना, कम से कम 2 चित आने की संभावना। अब ये क्वेश्चन बताओ, 3 सिक्कों को आप एक बार उछाल रहे हो, ठीक है, कम से कम 2 बार चित आने की संभावना, कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को। मेरे भाई बात को समझना, मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें आपको क्लियर कराना पड़ेगा। भाई 3 बार, कितने सिक्के हैं, सिक्के कितने हैं 3, और इनको कितनी बार उछालोगे आप, कम से कम 2 बार उछालना पड़ेगा। कम से कम कितना बार उछालना पड़ेगा, 2 बार। तो 3 सिक्के हैं, मान लिया यहाँ पर हेड, यहाँ पर हेड, 3 सिक्के हमने ऐसे सपोज कर लिए, एक पे हेड, तीनों पे हेड टेल होगा, आगे टेल पीछे हेड होगा ना। तो मान लिया पहले पे हेड आ गया और फिर दोनों पे क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है। फिर दूसरी बार हमने उछाला, यहाँ पर टेल आ गया और दोनों में क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है। फिर से मैंने उछाला तो मान लिया यहाँ पर टेल आ गया, यहाँ पर टेल आ गया, यहाँ पर हेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये है ना। बात को समझ में आ रही है आपको बात, या आप ऐसे समझ लीजिए ये तो हेड टेल आ गया, आप ऐसे समझ लो। तीनों में क्या आएगा, तीनों में मान लिया कि हेड आ गया, पहली बार तीनों में हेड आ गया, दूसरी बार तीनों में क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है। फिर तीसरी बार 2 में हेड आ गया, 1 में टेल आ गया, और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर टेल आ गया और इन दोनों में क्या आ गया, हेड आ गया। ये हो सकता है ना, यहाँ पर हेड, यहाँ पर टेल, एच टी, ठीक है ना, यहाँ पर एच एच, यहाँ पर एच एच, ऐसे समझे बातों को। उसके बाद देखो यहाँ पर टेल है, यहाँ पर एच आया, यहाँ पर एच आया, मान लिया इन दोनों में टेल आ गया, भाई इन दोनों में टेल आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, एच आ गया। अब ये टेल की कहानी खत्म हो गई, टेल तीनों में आ चुका है। अब हम एच की बात करेंगे। एच देखो यहाँ पर तीनों बार में आया था, फिर एच इसके साथ आया, फिर एच क्या हो गया, इसके साथ आया, फिर एच क्या हो गया, इसके साथ आया, फिर एच क्या हो गया, इसके साथ आया। आपने कितनी कंडीशन की, आपने टोटल इतनी कंडीशन की। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भी कभी 3 सिक्के होंगे ना तो आप ऐसे नहीं करोगे, मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया। आप कैसे करोगे, देखो बातों को समझो, बातों को क्या समझना है। सिक्के कितने हैं, 3, तो आप 2 की पावर 3 कर दो। जितने सिक्के हैं उसकी पावर आपने कितना करना है, 3 करना है। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। 8 को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। 4 पार्ट में डिवाइड करने का मैंने मतलब क्या बताया कि सबसे पहले आप 4 हेड लिख दो, 1 2 3 और 4 हेड। उसके बाद आपको 4 टेल लिखना, 1 2 3 और 4 टेल लिख दिया। अब आपने 4 डिवाइड किया था, इस बार आप 2 डिवाइड करो। 2 कैसे, एच टेल, फिर एच और उसके बाद क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। सॉरी, ये एच हो गया, यहाँ पर हो गया टेल, फिर ये हो गया आपका एच और ये हो गया टेल। दोनों बार में हमने डिवाइड कर लिया। अब इसका आधा करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी एच टेल और ये एच हो गया, ये टेल हो गया। बस इतना काम करना था। अब आपसे पूछे है कम से कम 2 चित आने की संभावना, जिसमें 2 हेड हो, तो 2 हेड किसमें है, एक तो इसमें है, 2 हेड किसमें है, एक तो इसमें है, और 2 हेड किसमें है, एक तो इसमें 2 हेड हैं, और किसमें है भाई, और किसी में नहीं है 2 हेड। तो कितनी संभावना है, 3। और टोटल कितनी बार आपने उछाला है सिक्का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 3/8 क्या आएगी, प्रायिकता आएगी।
समझे बात को। अब आप देखो मैंने ऐसा तरीका बता के क्यों कट किया, क्योंकि आप ऐसे लिखते जाओगे काफ़ी टाइम्स लगेगा। आपको सीधे समझना है कितने सिक्के हैं 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 4 4 में आधा आधा डिवाइड कर लिया, आधे हेड आएंगे आधे टेल। अब दूसरी बार में इनका आधा करो, इनके आधे यानी 4 का आधा 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब इनका आधा करो, अब एक का आधा आधा थोड़ी नहीं कर सकते, कहीं आधा टेल आ सकता है, नहीं आ सकता ना, इसीलिए यहीं पर हमारा आंसर 3/8 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है भी, मैं आगे आपको कराऊंगा भी, तो निश्चिंत रहिए मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2, ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, इससे तगड़ा क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा, हल्के क्वेश्चन ही इससे होंगे। तो आपको वीडियो, और ये वीडियो लेट तक चलेगी क्योंकि इसके बाद मैं एक और चैप्टर आज ही पढ़ाने वाला हूँ, क्वाड्रिलेट, चतुर्भुज। इसके बाद मैं चतुर्भुज भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलना है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं। अच्छा ये पहले आप कर लीजिए, 2 चित 2 पट, ठीक है। अब देखो 3 निष्पक्ष, अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन में लिखा आता है 3 निष्पक्ष सिक्के, 3 निष्पक्ष सिक्के उछालने पर कम से कम 2 पट आने की संभावना, 2 पट आने की संभावना, 2 पट आने की संभावना बताओ कितनी होगी। चलो लगाओ क्वेश्चन की, 2 पट आने की संभावना बताओ भैया कितना होगा 2 पट आने की संभावना। 3 निष्पक्ष सिक्के हैं जिनमें कम से कम आपको 2 बार पट आने की संभावना बतानी है कि कम से कम 2 कब आएगा। तो आप देखो सिक्के कितने हैं, 3 हैं, तो जब 3 सिक्के हैं तो क्या करेंगे 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। अब 8 को हाफ हाफ इक्वल करोगे तो यानी कितना आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। भाई कितनी बार, 4 बार, तो आप हेड टेल यहाँ ना लिखो, यानी 4 बार हेड आएगा 4 बार टेल आएगा, क्योंकि सिक्के हैं तो हेड टेल ही आ सकता है, इसके सिवा तो कुछ आ नहीं सकता ना। अब लिखना स्टार्ट करो, 4 बार आप हेड लिख दो, 1 2 3 और 4, 4 हेड हो गए। अब 4 टेल लिखो, 1 2 3 और 4, हमने 4 टेल लिख दिए। 4 का आधा 2 लिखो, अब लिखो आप 1 और 2 हेड, फिर ये 2 टेल, फिर ये 2 हेड, और ये फिर 2 क्या हो जाएंगे, टेल हो जाएंगे। फिर 2 का आधा 1 लिखो, 1 का मतलब 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल हो गया बस। अब क्वेश्चन देखो, पट का मतलब क्या होता है, पट का मतलब होता है टेल, पट का मतलब क्या होता है, टेल। टेल देखो कितनी बार आ रहा, कम से कम 2 बार टेल बताना है, तो कम से कम 2 बार टेल कहाँ आ रहा, एक तो यहाँ आ रहा कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार यहाँ आ रहा है, कम से कम 2 बार यहाँ आ रहा है। कितनी बार आ रहा, 3 बार, तो ये 3 बार आ रहा। और आपने कितने बार सिक्के उछाले हैं, 8 बार, तो टोटल एक्सपेरिमेंट 8, 3/8 हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन आपसे यहीं पर एक पूछना चाह रहा हूँ, बताओ कम से कम 3 बार हेड आने की संभावना क्या है, कम से कम 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, आपको बताना। तो 3 बार हेड कहाँ आएगा, देखो एक ही बार यहाँ आ रहा है, क्या और कहीं 3 बार हेड आ रहा है ना, नहीं आ रहा, मतलब एक बार ये आ जाएगा, और कितनी बार, 8 बार, तो 1/8 हो जाएगा। ये हो गया कम से कम 1 बार 8 हेड आने की संभावना 3 बार। मैं आपसे पूछता हूँ कम से कम 2 बार, कम से कम 1 बार कह लें, चलो कम से कम 1 बार कह लेते हैं। आप हमें बताओ कम से कम 1 बार, कम से कम 1 बार हेड आने की संभावना बताओ कितनी होगी। कम से कम 1 बार हेड आना चाहिए उसमें, कम से कम 1 बार हेड कहीं पर आ रहा है, देखो कहीं पर कम से कम 1 बार हेड आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है कम से कम 1 बार हेड, ये देखो कम से कम 1 बार हेड आ रहा। दूसरा कम से कम 1 बार हेड देखो यहाँ पर आ रहा है। तीसरा कम से कम 1 बार हेड देखो यहाँ पर आ रहा, यानी कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। तो अब आप समझे भाई, आप समझे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना का मतलब फेवरेबल बटे टोटल एक्सपेरिमेंट। जितनी चीज़ें आप कर रहे हो, जितनी चूज कर रहे हो, जितने वो ऊपर आएंगे, और टोटल एक्सपेरिमेंट ऑलवेज आप डिनोमिनेटर में रखोगे, वही प्रोबेबिलिटी होती है बस।
ठीक है ना, वही प्रोबेबिलिटी होती है। नोट कर लीजिए। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। अभी पासा भी हम लोग उछालेंगे। चलो अब पासा वाला ही क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन मैंने पासा वाला ही लिया है ताकि सिक्कों से नहीं, पासा से भी अगर संभावना आ जाए तो भी आप उसको कर पाओ। ठीक है भाई, तो पासा वाला क्वेश्चन क्या है जरा वो, ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, आज की क्लास में हम 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक कोऑर्डिनेट अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा और एक हम ये पढ़ रहे हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी, संभावना। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूँ, ये अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को, एक कोई पासा है, यू नो पासा, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की संभावना, 4 से बड़ी संख्या आने की आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, आने की संभावना बताना है। लगाओ इस क्वेश्चन को, संभावना बताओ, इस क्वेश्चन को लगाओ, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक कोई पासा है जिसको आप फेंक रहे हो, तो 4 से बड़ी संख्या कितनी बार आ सकती है ये प्रोबेबिलिटी बताना है, ये बताना क्या, संभावना बताना है। ठीक है ना, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से आप लगा सकते हो। आपको पता है पासा कैसे बनता है भाई, पासा ऐसे बनता है जिसमें 6 पलक होते हैं और 6 ही तक नंबर क्या होते हैं, अंकित होते। मान ली यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसके पीछे 3 होगा, इधर साइड 4 5 6 ऐसे 6 होंगे। ठीक है ना, ऐसे 6। तो अगर आपने पासे को एक बार उछाला, अगर आप पासे को एक बार उछाल रहे हो तो क्या क्या आ सकता है, देखो वो एक बार में भाई 1 भी आ सकता है, एक बार में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। क्या 6 से बड़ा कुछ आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 6 से बड़ा पासे पर कोई भी नंबर अंकित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि पहली बार में पासे पे या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 या 5 या फिर 6। तीनों ना तो एक साथ आ सकते हैं सारे, और ना ही 2 अंक एक साथ आ सकते हैं। पासे का मतलब एक फ्रेश फलक आपके सामने होगी। तो आपसे पूछे 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या की संभावना कितनी है, 3। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, फेवरेबल, 4 से बड़ी संख्या 3। और टोटल कितनी संख्याएं आ सकती हैं जरा बताओ, 6 टाइम्स आ सकती हैं, 1 से लेकर 6। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है, 1/2 संभावना हो जाएगी, आंसर है 1/2 क्या हो जाएगा, संभावना, यही हो जाएगा क्वेश्चन का क्या, राइट आंसर। क्या बात आपकी समझ में आई है? देखो यही बेसिक कंसेप्ट है, इसके सिवा और कुछ भी बेसिक नहीं है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ये बात आप निश्चित तौर पे लिख कर ले लीजिए। ठीक है ना, बात को समझे भाई। चलो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से बस इससे बढ़कर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि ये देखो 10th का चैप्टर है, 10th में आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी। अब इससे आगे, अभी तो खैर बड़े बड़े एग्जामों में इसे ऐड कर दिया गया है, लेकिन आपके पेपर में बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, प्रोबेबिलिटी मात्र नाम भर का है, तो उतना ही आपको पढ़ना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर, 2 पासे हैं आपको, 2 पासों को एक साथ जब आप उछाल रहे हो, एक साथ उछालने पर क्या हो रहा है उसकी बातों को समझना। एक साथ उछालने पर कुल 7 प्राप्त होने की संभावना, कुल 7 प्राप्त होने की संभावना, ये प्रश्न है। प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी बताना है, संभावना बताना है। इस क्वेश्चन को बताओ, संभावना बताओ कि कुल 7 कितनी बार प्राप्त हो सकता है। अब क्वेश्चन कुछ लोगों ने पढ़ा और घबरा गए कि यार 7 थोड़ी नहीं होता है पासे पे, गुरुजी तो हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा रुको जरा, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 7 होना चाहिए, यानी कि 2 पासे अगर आप उछालोगे, मान लिया एक पर 1 आ गया, दूसरे पर 6 आ गया, तो उन दोनों का टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। ऐसे मान लिया दूसरा पासा उछाला मैंने, एक पर 2 आ गया, दूसरे पर 5 आ गया, तो उन दोनों का सम कितना हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से 7 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है ये आपसे पूछे है। क्या बात क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो, क्या बात क्लियर है आपको? कि हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। चलो
मैं समझाता हूँ। जैसे आप ऐसे देखो, हाई स्कूल में हम लोग कैसे ऐसे ही लगाते थे, जैसे 1 2 3 4 5 देन 6, ये हम सिक्के को उछाल रहे हैं, ये हम पासे को क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, ठीक है ना, 2 पासे को हम उछाल रहे हैं। तो मान लिया अगर मैं 2 पासे को उछाल रहा हूँ तो पहली टाइम्स यहाँ में 2 पासे हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, इसके सिवा कुछ और आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपसे बात कर दूँ 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे या तो एक 6 तक आएगा, या तो ऐसे 6 तक आएगा। दूसरे बार में मैं कह सकता हूँ यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ऐसे हो जाएगा। फिर 2 के बाद मैं 3 कह सकता हूँ, 3 1 और 2 हो गया, ठीक है ना, ऐसे आप कह लो। 3 के बाद यहाँ आएगा, 2 के बाद 1, फिर 4, फिर 5 और फिर कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे करके आपको करना है। लेकिन पासा कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 पासे। 2 पासे को आप फेंकोगे तो कितनी बार, 6 बार फेंकोगे ना। अरे 6 बार फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे, तो ऐसे आप देखो। फिर आप क्या करोगे, कहाँ हो गया 3, फिर 4 से देखो, यहाँ 4 होगा, 2 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, देन 5 होगा, और यहाँ क्या होगा, 6 होगा। ऐसे आप करोगे तो ये 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और ये 6 होगा। लास्ट टाइम में देखो 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। अब आपसे पूछे है टोटल 7 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। 2 पासों को एक साथ आप उछाल रहे हो, तो 2 पासों को आप एक साथ उछाल रहे हो, तो देखो एक तो ये पासा हो गया, एक ये पासा, इन दोनों में आप देखो 6 कब आएगा, 7 कब आ सकता। एक तो 4 और 4 8, यहां तो 7 आ सकता है। कम से कम पूछे कुल 7 प्राप्त होने की संभावना, 7 कब प्राप्त होगा, तो देखो 7 हम बात कर लें तो कहाँ प्राप्त होगा, एक तो 4 और 3 में प्राप्त हो जाएगा, एक 5 और 2 में प्राप्त हो जाएगा, है ना भाई। देखो एक 4 और 3 में प्राप्त होगा, है ना, एक 5 और 2 में प्राप्त होगा, है ना, और एक आपका 2 और 6 में प्राप्त होगा। आपको 2 और 5 में हो गया, 1 और 6 में प्राप्त होगा। और आप किस में कह सकते हो, 3 और 4 में, ये तो हो गया है 3 और 4, 1 2 और 3 4 5, भाई 3 बार ही तो प्राप्त हो सकता है, और कुछ प्राप्त हो सकता है। 1 6 हो गया, 2 और 5 हो गया, 3 और 4 हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख लो टोटल कितनी बार, 3 बार ही प्राप्त हो रहे हैं, 3 बार। और टोटल सिक्कों को कितना उठाओगे, 6 6 36, ये हो गया। काटोगे 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 1/12 क्या आ जाएगी, पॉसिबिलिटी आ जाएगी, 1/12 क्या आ जाएगी, संभावना आ जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत कम मात्रा में पूछा जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसकी संभावना 0 है। 0 का मतलब संभावना ना के बराबर है, ठीक है ना। और बाकी जो पहले मैंने क्वेश्चन कराया उस कंसेप्ट पर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये था आपका तो पॉसिबिलिटी का चैप्टर। अब मैं इसके आगे जो आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ वो चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, और वहाँ से क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा मेरे भाई। लास्ट टाइम रिवीजन करके ही जाना। और कल में हो सकता है आपका एक मॉक टेस्ट जो कि मैराथन होगा 20 से 25 क्वेश्चनों का, उसको मैं कराऊं। आज हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे की क्लास को डिस्कस करते हैं। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की क्लास को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि एरिया होता है, लाइन सेगमेंट यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, कई सारे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम क्वाड्रिलेटर पर पहुँचेंगे, क्योंकि सर्कल और क्वाड्रिलेटर बनाकर आपका एक बनता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, जो आपके सिलेबस में विधिवत तरीके से दिया गया है। तो हम उसके पूरे बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली आता है। आप चाहे जितने प्रीवियस ईयर पेपर है उठा के देख सकते हो। तो वीडियो को एक बार आपको शेयर करना है सभी मित्रों के संग। चैनल पे पहले बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जब पसंद आएगी तब आपको लाइक कर देना है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वाड्रिलेटर होता क्या है। अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो ये चतुर्भुज होता क्या है, आपको ये सीखना है सबसे पहले। तो देखो बेसिक बात तो आपको यहीं से क्लियर हो गई होगी कि चतुर का मतलब क्या होता है। चतुर का मतलब 4 और भुज का मतलब भुजाएं, मतलब एक ऐसी साइड जिनमें 4 भुजाएं होती हैं वही चतुर्भुज होता है। अब इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि हमने एक ऐसे करके 4 साइडें खींच दी तो ये चतुर्भुज, नहीं।
4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहेंगे, जिसका कोई ना कोई एरिया होगा, कुछ ना कुछ पेरीमीटर होगा, वो हमारा होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब देखो आगे हम पहुंचते हैं। चतुर्भुज में बेसिकली होता क्या है, इसमें अगर मैं शीर्ष की बात करूं, शीर्ष जिसको इंग्लिश में अपेक्स बोलते हैं, वो भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर मैं इसके एंगल की बात करूंगा, कोण, वो भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इसके प्रत्येक, अगर मैं कोणों एंगल का अगर सम पूछूं, चतुर्भुज के सभी कोणों का सम पूछूं तो 360 डिग्री होता है, याद रखना। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑप्शनल में पूछा जा चुका है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता, 360 डिग्री होता है। आगे मैं बात कर लेता हूं इसमें। तो सबसे पहले आपको यहां पर सीखना क्या है, सबसे पहले आता है आपका समलंब चतुर्भुज। इससे पहले भी मैंने आपको दोस्त ये पढ़ा रखा है, बट रिवीजन करना है क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप रिवाइज कर लीजिए फटाफट। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज वे चतुर्भुज होता है जिसमें 2 भुजाएं, यानी भुजाओं का जो एक पेयर होता है ना, वो पैरेलल होता है। भुजाओं का जो एक जोड़ा होगा वो क्या होगा, समांतर होगा, यानी वो पैरेलल होता। अब ये पैरेलल होने से क्या क्या कहानी बनती है उसको जरा समझो। जैसे हमने एक यहाँ पर आपका क्वाड्रिलेटरल बना दिया, कुछ ऐसे करके हमने बना दिया, ठीक है ना। और ये हमने कह दिया, इसका एक मैं नाम रख देता हूँ, सपोज दैट MNO और P। तो हमने कहा कि MNOP एक क्या है, चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, तो इसको समझो। हमने कंडीशन यहाँ पर दे दिया कि इफ़ MN क्या है, पैरेलल है किसके, PO के, MN इज पैरेलल टू PO। अगर मैंने कहा कि ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, तो बस आप समझ जाना कि जिस भी चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा क्या होगा, भुजाओं का एक जोड़ा आपका जो समानांतर होता वो समलंब चतुर्भुज होता। यानी ये भुजा इस भुजा की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इक्वल नहीं होती, बराबर नहीं होती है, लेकिन ये पैरेलल हो जाएगी। अब मैं आपको आगे थोड़ा सा जानकारी दूं। अगर आप किसी भी एक पॉइंट से, 2 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, लंब डालोगे, तो ये सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 अंश का कोण बनाएंगी। यदि ये 90 अंश का कोण बना रही हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनस यानी कर्ड, ये परपेंडिकुलर, और ये इतना जो हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये वाली साइड देगा, हाइट आपको गिवन करना, पता करना रहेगा, ये साइड दे देगा, तो आपको हाइट निकालना रहेगा, क्योंकि एरिया अभी मैं बताऊंगा उसमें हाइट का काम होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं, कोई सा भी चतुर्भुज हो, कैसा भी चतुर्भुज हो, डजंट मैटर, कोई सा भी चतुर्भुज हो जो उसका पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो सभी भुजाओं का योग हो जाता है। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बिल्कुल सेट रखिए कि जो परिमाप होगा वो सभी भुजाओं का योग होता है, बस। अब देखो कई लोग आपको बताएंगे, रटवाएंगे कि समलंब चतुर्भुज का पेरीमीटर ये होता है, वर्ग का पेरीमीटर ये होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर ये है, रेक्टेंगल का ये है। नहीं, एक चीज़ याद रखो, अगर सभी भुजाओं का योग कर दोगे तो वो परिमाप आ जाएगा, बस, दैट्स ऑल। ठीक है ना। चलो अब एरिया की बात कर ले कि समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, 1/2, और ये होता है समांतर भुजाओं का योग। पैरेलल लाइन का सम यानी समांतर भुजाओं का योग कर दोगे, मल्टीप्लाई H कर दोगे, ये आपका एरिया निकल आएगा समलंब चतुर्भुज का। यही आपको बुकों में लिखा मिलेगा, 1/2 B1 प्लस में B2 इंटू के H। जो B1 और B2 हैं ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है ना, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। देखो इससे पहले अभी कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 1 वीक पहले मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि सर आप वही चैप्टर बार बार रिवाइज करा रहे हो, लेकिन एक बात दिमाग में अच्छे से याद रखो, केवल आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में समलंब चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज की बात करें, बाकी चतुर्भुज की रचना करना वो अलग चैप्टर है, और रचना करना आपको पता होगा, रचना करना आपको बताया गया होगा। यहाँ पर रचना करना बता पाना पॉसिबल नहीं है, उसमें प्रकार की सहायता होती है, तो कैसे बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लाइन पर माप कर आप रचना कर सकते हो। मेजर आपको पढ़ना कितना है, समलंब पढ़ना है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर चक्रीय चतुर्भुज पढ़ना है, बस।
ठीक है ना। तो एरिया आपने यहाँ पर लिख लिया है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश और अच्छे से करूँगा, फिर मैं सीधे बुक के क्वेश्चन पे आऊँगा। टेंशन मत लेना, बुक के क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। देखो एग्जाम्पल में क्या है उसकी ज़रा बातों को समझो। मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ। हमने कहा कि दिए गए फिगर का आपको क्या बनाना है, दिए गए फिगर का आपको एरिया बताना है। हमने कहा कि ये है 8 सेंटीमीटर, ये मैंने कहा 8 सेंटीमीटर है, और ऐसे मैंने यहाँ पर सॉरी ये हमने कहा 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर हो गई। और ये जो पूरी साइड है, ये जो पूरी साइड है, यानी इतनी साइड हमने यहाँ की इतनी साइड, इस साइड को मैंने कहा कि 15 सेंटीमीटर है, ये साइड 15, और ये पूरी साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक है 25 सेंटीमीटर, और ऊपर वाली साइड मैंने कहा ये है 10 सेंटीमीटर। तो आप इस फिगर का एरिया बताओ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस फिगर। आपको इस फिगर का क्षेत्रफल बताना है, एरिया क्या होगा। अब मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि 2018 के पेपर में ऐसा प्रश्न आया था जिसमें हाइट आपको नहीं गिवन थी, हाइट आपको निकालना था। तो आप हाइट को कैसे निकाल पाओगे, हाइट को कैसे निकालोगे। अब मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसका बहुत अच्छे से आपको समझना है। यदि मैं इस पार्ट को इतना जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ ना, ये मैं जो ब्लैक कर रहा हूँ, इसको कट करके हम अगर नीचे ले आएँ तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। इसको उठाया, कट किया और यहाँ रख दिया, आप कहोगे जी बिल्कुल बनेगी। तो ये परपेंडिकुलर है ना भाई, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप कहोगे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा। 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ड होती है, और कर्ड दिया कितना है 17 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो क्या आप हाइट निकाल सकते हो, बोलो क्या आप हाइट निकाल सकते हो? डेफिनेटली निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्या भाई राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे 17 का स्क्वायर यानी कि लंब कर्ड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड, इस साइड का क्या इसका नाम रख लो ऊंचाई h का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और प्लस हो जाएगा h का स्क्वायर। 225 आएगा माइनस में तो 289, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 225 माइनस के, यहाँ कितना बच जाएगा एच स्क्वायर। अब आप यहाँ घटाओ, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, यानी हाइट बराबर √64। √64 का मतलब 8, ये 8 आ गया क्या सेंटीमीटर में, ये आपकी ऊंचाई आ गई। यदि आपको ऊंचाई पता चल गई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, तो एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एरिया क्या होता है, जो एरिया होता है 1/2 B1 प्लस में B2 और इंटू क्या होता है H हो जाता है। यहाँ रखो B1 B2 पैरेलल लाइन है, ये है 10, तो इसके स्थान पर हमें क्या रखनी है 10 रखनी है, हमने 10 रख दिया प्लस। अब बहुत ध्यान से समझना, आप डायरेक्ट 25 को नहीं रख सकते हो, क्योंकि 25 तो केवल यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, लेकिन आगे भी तो 15 है, तो इस पूरे को ऐड करोगे 25 प्लस 15 यानी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये 40 हो गया। और इंटू हाइट आपने कितना निकाला है 8 निकाला है, लो इसको सॉल्व कर लो, 2 से कटेगा 4 टाइम्स में, 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू 4 5 चुक के 20, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। इस बात को आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, इस बात को आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। फिर से मैं आपको बताता हूँ, इधर से भी आप एरिया निकाल सकते थे, इधर के लिए आपको ये साइड निकाल दे देता, ये साइड दे देता, तो जब भी कभी इधर से निकालना पड़ेगा तो भी हाइट निकाल सकते हो, इधर से निकालना पड़ेगा तो भी हाइट निकाल सकते हो। बात बिल्कुल क्लियर हो गई मेरे दोस्त, समझ में आ गई बात की नहीं आ गई है? एग्जाम्पल से मैंने कंसेप्ट क्लियर करा दिया आपका, बुक के क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन न लेना, आप सीधे पहले बेसिक सीख लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पर पहुँचेंगे और उसकी कहानी को थोड़ा सा हम समझेंगे। ओके चलो, अब देखेंगे हम चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज उतना इंपॉर्टेंट है जितना बचपन में हमारे लिए पोलियो बूंद थी, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए।
क्योंकि वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपको पता है कि अगर 25 में आप 2 नंबर का परसेंटेज निकालो तो 8% का वो क्वेश्चन अकेले महत्व रखता है। ठीक बात ना। देखो बहुत ही अच्छे से समझना, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। मैं अगर चक्रीय चतुर्भुज की बात करूं तो चक्रीय का मतलब चक्कर और चक्कर का मतलब एक सर्कल, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित होंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, ये मान लिया 4 शीर्ष हैं हमने यहाँ पर स्थित कर दिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष स्थित होंगे वृत्त की सरकमफेरम पर। ये वृत्त की क्या है, ये वृत्त है और ये वृत्त की क्या है, परिधि है, सरकमफेरम है, ये परिधि हो गया। आगे मैं आपको बताऊं तो मैंने देखा कि 4 पॉइंट हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी और ये डी, ये 4 पॉइंट हो गए। अब ये चारों पॉइंट कहाँ पर स्थित हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। तो आप परिभाषा लिखोगे, चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष कहाँ पर स्थित होते हैं, चारों शीर्ष वृत्त की सरकमफेरम पर, यानी वृत्त की परिधि पर क्या हूँ, स्थित हूँ, वृत्त की सरकमफेरम पर क्या हो, स्थिति हो, चारों स्थित कर दिया। अब मेरी बात को जरा गौर से समझना, ये क्या होगा, सेंटर होगा। ये वृत्त है तो वृत्त का कोई ना कोई सेंटर, मैंने कहा ये ओ आपका सेंटर है। तो यहाँ पर एक बात आपको और समझना है, अगर चक्रीय चतुर्भुज हो गए तो जो आमने सामने के एंगल है ना, इनका सम ऑलवेज 180 डिग्री आएगा। यानी मैं कह देता हूँ कि एंगल ए प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी करेंगे तो वो कितना होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी होगा 180 डिग्री। और ये बात दिमाग में अच्छे से पुड़िया बना के रख लो, क्योंकि यहाँ से भैया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे की प्रॉपर्टी सुनते हैं, आगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बेहद अच्छे से याद रखनी है, अगर एक चतुर्भुज है उसका एक कोड है। कोड का मतलब क्या होता है, जिह्वा। मान लिया यह हमारी एक सर्कल था, सर्कल की एक जीवा ए बी है। तो अगर मैं इस जीवा से इसकी परिधि पर कोई कोण बना दूं, ठीक है, यहाँ सेंटर होगा और यहीं से मैं इसका सेंटर पर कोण बना दूं, तो हमेशा जैसे मैंने कहा यह ओ है और ये मैंने कहा एम है, ये है तुम्हारा सेंटर, ये है तुम्हारा सेंटर। तो सेंटर पर बना एंगल हमेशा 2 टाइम्स ऑफ होगा इस परिधि पर बने एंगल के, यानी ये एंगल इस एंगल का क्या हो जाएगा, 2 गुना। हमने कहा ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 2 अल्फा होगा। बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, यदि ये अल्फा है तो ये क्या होगा, 2 अल्फा होगा। मेरे भाई आप याद रखना इस बात को। क्लियर हो गई बात ना। दूसरी प्रॉपर्टी समझो, दूसरी प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एक सर्कल बना देता हूँ, एक सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है, ये हमने कहा सेंटर है, ये क्या कहा, सेंटर है। अगर मैं एक सर्कल बना के यहाँ पर सेंटर बना दूँ तो ये सेंटर से जो लाइन जाएगी ये क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। यानी ये ए बी लाइन हमने बना दिया, डायमीटर कहलाएगी। डायमीटर का मतलब क्या है, ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी है व्यास, ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। अगर ये वृत्त का व्यास है तो वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। तो वृत्तखंड बन जाएंगे आपके, 2 वृत्तखंड बनेंगे। जैसे मैंने एक वृत्तखंड यहाँ पर ले लिया, एक वृत्तखंड नीचे ऐसे बनेगा, भाई दोनों वृत्तखंड बनेंगे। आप कहोगे बिल्कुल। तो इस वृत्तखंड में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, इस बात को याद रखना। इस वृत्तखंड में बना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। चाहे आप इधर से भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी बना दो। कितने भी एंगल बने, ये तीनों एंगल कितने डिग्री होंगे सर, 90 डिग्री होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। तो बिल्कुल नीचे भी उसी प्रकार, ये एंगल बनाओगे तो भी 90 डिग्री, ये एंगल बनाओगे तो भी 90 डिग्री एंड ये एंगल बनाओगे तो भी 90 डिग्री। ये तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे सर, 90
90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये क्या है, अर्धवृत्त में बने कोण कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इस दिमाग को अच्छे से सेट कर लेना। इस पर बेस्ड 2 बार क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, 2 बार। अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, खैर उससे पहले भी मैंने सॉल्व कराया, लेकिन फिर से मैं सॉल्व कराऊंगा कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। दूसरी बात, अगर एक ही कोण से अगर मैं उसके सरकमफेरम पर एंगल बनाऊं और मैं उसके सेंटर पर एंगल बनाऊं, तो जो सरकमफेरम पर एंगल बनेगा वो सेंटर का हाफ होगा। यानी अगर मैं इसका अपोजिट करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा, इससे नीचे आऊंगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है अच्छे से। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो मैं और आपको समझाता हूँ। 3 ही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बेसिकली। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं एक सर्कल बना दूं, हमने एक सर्कल बना दिया, आप कहोगे जी बिल्कुल आपने सर्कल बना दिया, बन गया सर्कल। ये सर्कल का हो गया सेंटर, ठीक है ना, ये सर्कल क्या हो गया, सेंटर। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक यहाँ से लाइन हमने खींच दिया, मान लिया ए बी, और ए बी क्या है, एक क्या है ए बी, ए बी एक आपकी क्या है, ये जीवा है, ए बी एक जीवा है। तो अगर मैं इस जीवा से यहाँ पर लाइन ड्रा कर दूं, ये दोनों लाइन ड्रा कर दूं, मान लिया ओ, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ओ ए बराबर होगा ओ बी के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों वृत्त की क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं हो जाएंगी। इस बात को आपको याद रखना है, ये वृत्त की क्या होंगी, त्रिज्याएं होती हैं, और वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं हों वो आपस में इक्वल होती हैं। अब कौन हमारे प्रश्न का जवाब देगा, प्रश्न हमने ये कहा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, कौन भाई कमेंट करके बताएगा, जल्दी से बताना है आपको कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी। ये क्वेश्चन जिन्होंने बैक पेपर दिया था ना, बैक हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, फ्रेश ही होगा शायद, तो जिन्होंने पेपर दिया था उनको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का डायमीटर व्यास ही होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना है। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी दिमाग में याद रखना। क्वेश्चन में अगर ये क्लियर है तो आप क्वेश्चन लगा लोगे, अदरवाइज फिर क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। देन इसके सामने आमने के एंगल क्या होंगे, 180 हो जाएंगे। क्लियर बात? चलो अब मैं क्वेश्चन पर पहुंचता हूं और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं और क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। भाई क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए देखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के बाद क्वेश्चन आप स्वयं से करोगे। फिर आप क्वेश्चन कहाँ करोगे, स्वयं से। कल जो क्लास आई थी वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी खोखला बेलन की, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है उसको, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बना हुआ है। और अभी मैंने उससे पहले एक भी बार आपको पढ़ाया भी नहीं था खोखला बेलन, मैंने आपको ठोस बेलन केवल पढ़ा रखा था, तो वो समझ लेना, आप उसको अच्छे से सीख लेना, ठीक है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा उस क्वेश्चन को लगाओ। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें। हमने क्वेश्चन आपके सामने एक दे दिया, ये क्वेश्चन हमने कहा दिए गए फिगर में आपको एंगल बताना है, ठीक है, एंगल बता दिया। हमने कहा ये ए है पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ठीक है जी। ये हमने कहा एक एंगल ये है आपका, और मैंने नीचे यहाँ से आपको बना दिया एक एंगल ये है आपका, ठीक है ना। एक एंगल क्या है, ये, इसका नाम रखा सी, इसका नाम रखा है डी, इसका नाम हो गया सी, इसका नाम क्या हो गया, डी हो गया। हमने आपसे पूछा, हमने आपसे क्या पूछा कि हमें बताओ एंगल, एंगल किसका मान आप बताओ, डी ए बी का मान। एंगल डी ए बी बराबर कितना होगा आप हमें बताओ। एंगल डी ए बी बराबर कितना होगा आपको ये बताना है, डी ए बी बराबर कितना होगा ये वाला एंगल। एक बार कोशिश कर लो बताने की, क्या आएगा राइट आंसर। देखो बेसिक प्रॉपर्टी लगा देखो तो आंसर आ जाएगा, और बेसिक प्रॉपर्टी नहीं लगा है तो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। आइए देखते हैं। देखो
यदि मैं आपसे एक बात यहाँ पर कह देता हूँ, एक बात, चलो एक बात और मैं हिंट भी आपको दे देता हूँ। हमने यहाँ पर कहा इफ ए बी क्या है, व्यास है। चलो अब तो लगा दो, ए बी क्या है, व्यास है। ये ए बी क्या है, व्यास है। अब लगा सकते हो क्वेश्चन। यदि ए बी व्यास है मेरे भाई, ए बी क्या है, व्यास है, तो व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ये ऊपर वाला खंड मैंने काटा और यहाँ पर लाके रख दिया, ये दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो ऊपर एक एंगल बन रहा, देखो क्या ऐसे वाला एक एंगल बन रहा है, अरे देखो क्या ऐसे वाला एक एंगल बन रहा, डिफिनेटली बन रहा है। तो ये इसका नाम क्या है, सी। तो आप हमें इतना बताओ कि एंगल ए सी बी बराबर क्या होगा, एंगल ए सी बी बराबर क्या होगा, आपको बताना है। एंगल ए सी बी बराबर क्या होगा, तो ए सी बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह अर्धवृत्त में बना एंगल है, और अर्धवृत्त में बना एंगल ऑलवेज कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है जी, बात खत्म। ये हो गया 90 डिग्री का। अब आप एक बात बताओ, मैंने नीचे वाला भी ले लिया, हमने कहा सर नीचे वाला भी हमारा एक सर्कल का खंड है, लाइन सेगमेंट है, और इसमें भी एक एंगल बन रहा है। ये देखो ये वाला एक एंगल बन रहा है भाई, ये ए बी दोनों में साइड कॉमन है, तो ये भुजा हो गई डी, ये एंगल हो गया डी। तो आप हमें बताओ कि एंगल ए डी बी बराबर कितना होगा, ए डी बी मतलब बीच वाला एंगल, तो क्या ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, रीज़न इसका भी लिख लो, ये अर्धवृत्त में बना एंगल है। कैसा एंगल है, अर्धवृत्त में बना एंगल है। अगर ये दो एंगल, अब मेरी बात को बहुत ही स्नेह से आपको समझना है, क्या बात है कि अगर ये एंगल और ये एंगल भाई 90 डिग्री ये मिल गया, 90 डिग्री ये मिल गया, और ये दोनों आमने सामने के एंगल हैं। मैंने कहा कि एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल ए डी और बी, ये दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आया। अरे बोलो आया कि नहीं आया, क्योंकि ये 90 ये 90, अगर ये 180 डिग्री आ गया तो ये कैसे हो गए, रैखिक समीकरण, और रैखिक क्या हो गए, रैखिक युग्म हो गए, है ना, सॉरी रैखिक समीकरण का नाम आ गया, रैखिक युग्म हो गए। और यदि रैखिक युग्म हैं, अगर इन दोनों का सम 180 है, तो डिफिनेटली ये जो पूरा वाला एंगल देख रहे हो ना, और ये जो पूरा वाला एंगल देख रहे हो, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। या फिर आप सीधे दिमाग ये लगा दो कि यार अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये तो साइड बराबर हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, चलो छोड़ो, ये 90 है, तो अगर मैं बात करूं तो ये और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, आपसे ये पूछा है, तो आप कहोगे कि एंगल ए और कौन सा है भाई, ये वाला ना, पूरा वाला सी ए डी, एंगल सी ए डी और प्लस में एंगल कौन सा होगा, सी बी डी, सी बी डी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है, रैखिक युग्म है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, भाई यहाँ पर अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये भी 180 है, मैं कुछ समय के लिए मान लेता हूँ, तो 90 डिग्री मैंने कहा कि ये भी होगा और 90 डिग्री ये भी होगा। जब ये दोनों 90 हैं तो ये इनको बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा, व्यास, बाइसेक्ट, दो भागों में विभाजित कर रहा, यानी 45 ये होगा, 45 ये होगा, 45 ये होगा, 45 ये होगा। तो आप देखो यहाँ ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ये कोई भी ले लो, 45 डिग्री के होंगे, यानी इस एंगल का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, और दिस इज योर आंसर भी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, प्रश्न का बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है मेरे भाई, क्या बात समझ में आई है आपको, जरा आप हमें बताओ, आ गई है ना, आओ जरा अब मैं क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूं, अपने बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आई होप 20 से 22 मिनट में आप पूरा बेसिक कंसेप्ट सीख गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आपकी तैयारी कैसी है ये बात आप ज़रूर हमें बताना। लास्ट टाइम देखो अभी मैराथन भी चलेगी एक दिन बीच में, तो आप ना अच्छे से अपना डाटा बचा के रखना, फालतू चीज़ों में डाटा यूज नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि बस उस दिन के बाद से फिर आप डाटा चाहे जिस चीज़ में यूज करो, कोई कहने वाला नहीं है, ठीक बात ना। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपका के बुक का दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से कह रहा है, एक समलंब
एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः कितनी कितनी दी गई हैं? 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हैं। 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। आपसे कहा गया इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ। यहाँ पर ना आपको दोस्तों वो भी दे रखा है, आपको यहाँ पर वो भी दे रखा है क्या, वो फिगर। तो फिगर से आप समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है ना। आपको फिगर दे रखा है ऐसे करके, ये फिगर आपको दे रखा है ऐसे, ठीक है ना। ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी और ये दे रखा है डी। यहाँ पर पॉइंट दे रखा है क्या, डी, और यहाँ पर पॉइंट दे रखा है ई, ठीक है ना। ऐसे करके ये पॉइंट दे रहा है, ई दे रहा है। तो आपको ये साइड दिया गया है, ये साइड आपको 5 दिया गया है, ये साइड आपको 4 दिया है, और इतनी जो पूरी साइड है ये 6 दिया है। इतनी कितनी दिया है भाई, 6, और ये टोटल आपको 8 दिया है। लगाओ प्रश्न को। ये पहला प्रश्न है आपकी बुक का, ये आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, आप फटाफट कमेंट करके बताओ। मैंने अभी एग्जाम्पल, बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल आपको कराया था, और यहाँ से प्रबल दावेदारी है कि क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक बात बताओ हमें, हमने कहा भाई एरिया क्या होगा, ये समलंब चतुर्भुज है, क्वेश्चन में मेंशन भी कर रखा दिस इज योर समलंब चतुर्भुज। तो एरिया क्या होता है, 1/2 B1 प्लस में B2 इंटू के H। भाई समांतर भुजाएं तो हमें पता है सर, एक 8 है और एक 10 है, बट कंडीशन क्या है, क्या हाइट हमें गिवन है? अरे बोलो, क्या हाइट हमें गिवन है? नहीं गिवन है। हाइट निकालेंगे, हाइट निकालने के लिए आपको पता है कि यह क्या है, यह आपकी क्या है, यहाँ आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये भुजा हाइपोटेनस है, यानी अगर मैं 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर का घटा दूंगा तो हमें h का स्क्वायर पता चलेगा, यानी 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 9। 9 का रूट ले लेंगे तो क्या h आएगा, और h का मतलब क्या आएगा, 3 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो कितनी है, 3 है। हाइट पता चल गई, हाइट और सब कुछ रख दो, आंसर आएगा 1/2। B1 8 है, B2 10 है, और इंटू h कितना आया, 3। 10 8 18 को 2 से काटोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा। ये हो गया इंटू 10 7 18, 18 और इंटू कितना हो गया, 3। 2 से 9 बार, और 9 3 कितना हो गया, 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 27 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। तो आपको याद रखना, जब भी कभी हाइट नहीं देगा ना तो फिगर देगा, फिगर से आपको हाइट को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फिगर से आपको हाइट को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। देखो लास्ट टाइम आप ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान मत दो कि आप इस क्वेश्चन को नया है सीख लो, इस क्वेश्चन को नया है सीख लो, नहीं, आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो। कंसेप्ट जितना अच्छे से क्लियर कर लोगे उतने अच्छे से क्वेश्चन लगा लोगे। बाकी अगर क्वेश्चन रटोगे कि इसमें आंसर ये है, इसमें आंसर वो है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आप अगर पिछले साल के पेपर देखोगे तो हर एक पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन हम लोग एक एक नंबर की जंग कर रहे हैं, तो एक भी नंबर नहीं छूटेगा हमारी तरफ से। बाकी आप कितना प्रयास करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लेलिस्ट में कंप्लीट मैंने मैथ पढ़ा रखी है, मैंने सीरीज भी सॉल्व करा रखी है, सारे लगभग मैंने पब्लिकेशन के बुकों को सॉल्व करा रखा है। अभी भी आपके पास टाइम है, प्लेलिस्ट पे जाओ और सारी चीज़ों को देखो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे दिए हैं, और भी क्वेश्चन है क्योंकि पूरा कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, √7744 का मान आपको ज्ञात करना है। इस रूट का मतलब क्या होता है? इस रूट का मतलब होता है इसके अंदर जो भी संख्या होगी उसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है। वर्गमूल हम दो तरीके से निकालते हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि के प्रयोग करके। तो जब आपको मेंशन करेगा कि आप प्रॉपर इस विधि का प्रयोग करो,
तब आप उस विधि का प्रयोग करोगे। अदरवाइज आपको जो आसान लगे वो आप चीज़ों को वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। इस बात को दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 7744 का हमें क्या बताना है, मान बताना है। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 7744। अगर मैं इसमें क्या लगाता हूँ, गुणनखंड विधि लगाता हूँ, तो गुणनखंड विधि में भी काफ़ी सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हो जाती है कि सर संख्या काटेंगे किससे। याद रखना, जब भी कभी इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या होगी तो सबसे पहले आपको 2 से काटना है। 2 से काटोगे इसे तो 2 3 6 हो गया, 1 बचा 17, 2 8 16, 1 बचा 14, 2 7 14 और 2 दूनी 4। पुनः 2 आ गया, इसको फिर 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 2 6 12। फिर से सम आ गया, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 6 12 और 2 8 कितना हो गया 16। फिर 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8 है ना। फिर 2 से आप काटते चले जाओ जब तक इकाई स्थान पर सम संख्या आए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर इसको काटोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब 121 किससे कटेगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या। ये 11 से कटेगा। 11 1 कम 11, 11 1 कम क्या हो गया 11 और 11 1 कम 11। अब 1 आ गया ना। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपना आंसर कैसे लिखना है। आप जितने भी आपके पेयर बने, 2-2 के पेयर, वर्गमूल में हमेशा 2-2 के पेयर बनाते हैं। इस बात को सेट कर लेना, वर्गमूल में हमेशा 2-2 के पेयर बनाते हैं। एक पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 2 के 3 पेयर। तो हर एक पेयर से आपको एक एक ले लेना है। हमने 3 पेयरों से एक एक ले लिया। एक बच्चा 11 का, तो 11 से एक ले लो, बस सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 का 8 से गुणा कराओगे तो 88 यानी 88 पहले क्वेश्चन का आंसर है। 88 पहले क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। टॉपिक आसान समझ के इग्नोर मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। सारे आपके बुक के क्वेश्चन में कलेक्ट करके आपको चीज़ों को सॉल्व कराता हूँ। इस वीडियो के पीछे, एक क्लास बनाने के पीछे काफ़ी सारी मेहनत लगती है, वो केवल आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बस आने वाला है। फिर भी इग्नोर करोगे तो आप अपना लॉस करोगे। हम तो ऑलरेडी लॉस में चल ही रहे हैं, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपको भाग विधि का प्रयोग करना है, डिवाइड मेथड का। 2 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं क्योंकि इन्हीं 2 क्वेश्चनों से हम आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 27,225, सेकंड क्वेश्चन है 2,34,321। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, 27,225, 27,225। अब जरा समझो, भाग विधि बेहद इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जितने भी डेसिमल वाले नंबर होंगे ना उसको आप भाग विधि से ही सॉल्व करोगे। अभी मैं आगे क्वेश्चन लाऊंगा, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 0.1 अंक दे देगा, पूछेगा 0.3 अंक तक इसका वर्गमूल बताओ। तो डिवाइड मेथड ही आपको चीजें सीखनी है, इसीलिए मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। जब भी कभी भाग विधि का प्रयोग करोगे, जब भी कभी डिवाइड मेथड का प्रयोग करोगे, दशमलव अगर संख्या में नहीं है, यदि संख्या में दशमलव नहीं है तो आप इसके पीछे से 2-2 के जोड़े बनाते हुए चले आओ। पीछे से 2 जोड़े बन गए, एक आपका 2 बच गया, 2 बच गया डजन मैटर, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस पीछे से आपके जितने जोड़े बन जाएं उतने जोड़े बना लो। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, पहले देखो यहाँ पर कितना लिखा है, 2 लिखा है। कितना लिखा भाई, 2 लिखा ना। अब कोई एक संख्या ऐसी लो जिसका स्क्वायर या तो 2 हो या तो 2 से कम हो। तो आप कहोगे सर अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 होगा, 1 के बाद संख्या आती है 2, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 होगा। हमको तो 2 लाना था, यानी 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते तो बचा क्या, 1। 1 का स्क्वायर करने का मतलब 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ, 1 कम कितना हो गया 1। अब जो संख्या यहाँ पर लिखा है उसी को आपको यहाँ ऐड करा देना है, यानी 1 1 हो गया आपका 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब अगला काम क्या करना है, आपको हमेशा
पेयर में चीजें नीचे उतारनी है, डिवाइड नहीं कि हम एक एक उतारेंगे, आपको पेयर में उतारना है, जोड़े में। तो अगला जोड़ा है 72। अब आप यहाँ कुछ ऐसी संख्या लिखो कि उसी से गुणा कराओ तो 172 आ जाए, या फिर 172 से कम रहे, ज्यादा ना हो। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 20 पंचे 100 50 25, 6 चाह के 36, 6 दूनी 12, तो ये 6 बार में क्या हमारा चला जाएगा, आओ देखते हैं। 6 चाह के 36 कैरी 3 आ गया, 6 दूनी 12, 3 15, 156 आ गया। अभी आपको लग रहा होगा कि 27 बार में करके देख लेते हैं। हमने 2 था 7 लिखा, 7 से ही गुणा कराया, 7 7 49, 4 आ गया, 7 दूनी 14, 4 18, 189। चूंकि यहाँ 172 से ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल ठीक है, 6 बार जाएगा। इसी 6 को उठा के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो 26 और 6 कितना हो गया, 32 हो गया। इसका कोई प्रयोग नहीं है। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच गया, यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच गया, 1 से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। अगला पेयर क्या है, 25 का है मेरे दोस्तों। अब 25 कितनी टाइम्स आएगा भाई, 5 आएगा, तो 5 बार में लिख दो यहाँ पर। 5 से गुणा कराओगे, 5 पंजे 25 कैरी 2 आ गया, 5 दूनी 10, 2 12 कैरी 1 आ गया, 5 तियां 15, 1 16, काम खत्म हो गया। इसी 5 को आपको यहाँ पर ऐड करा देना है, ये देखो काम खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 330 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ जो आता है वो आंसर होता, यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 165 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये आपको विधि समझ में आनी चाहिए। अगर अभी भी आप इस विधि को नहीं समझ पा रहे हो तो आगे का ना तो आप ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ना तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व जल्दी कर पाओगे पॉइंट वालों को। और पॉइंट वाला ही क्वेश्चन में अक्सर पूछता है, ये तो पता है उसको कि ये हर एक स्टूडेंट लगा लेता है, तो वो पॉइंट वाला ही पूछेगा। लगभग 2 से 3 बार पॉइंट वाला पूछा भी जा चुका है, तो विशेष रूप से याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी का अगला क्वेश्चन अब साथ में आपको ट्राई करना है और बताना ये किसका वर्गमूल है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड में टेलीविज़न चल रहा है, वॉइस आ रही होगी, घबराना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ना हैं कुछ लोग ऐसे जो उनके अलग ही लेवल के प्राणी होते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना है किसके ऊपर, तो क्लास के ऊपर। इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आप सेकंड पार्ट बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर। इसका अगर मैं सेकंड पार्ट देता हूं तो वो कह रहा है 23 लाख कितना है भाई, 2,34,321, 2,34,321, यही तो है 2,34,321। इसका वर्गमूल निकालना, दशमलव तो लगा नहीं तो पीछे पीछे से जोड़ा बनाएंगे, एक 21 का बन गया, एक 43 का बन गया और एक 23 का बन गया, यहाँ तीनों पेयर बन गए। अब हमें इसको केवल सॉल्व करना है। सबसे पहला जोड़ा है 23 का, 23 किस कब आएगा, देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 होता है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 होता है। तो ये जो 23 संख्या ये कहाँ लाई करेगी, 16 और 25 के बीच में, और 16 तो ज़्यादा छोटा है, 25 ज़्यादा बड़ा है, तो बड़ा तो हमें कंसीडर करना नहीं है, हमें छोटा कंसीडर करना, मतलब 4 का 4 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप 4 इंटू क्या हो जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इसी 4 को यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब आप आगे देखो, ये 4 4 हो जाएगा 8, अगर 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ 1 से 1 गया, काम खत्म। अगला पेयर क्या है, अगला पेयर है 43, 7 4 3 आ गया। अब यहाँ कोई एक ऐसा नंबर लिखो, उसी से मल्टीप्लाई कराओ, या फिर 743 आ जाए या फिर इससे छोटा रहे। तो किससे हो सकता है, 8 5 40 ज़्यादा छोटा है, 6 8 48, अगर 6 में लिखूंगा तो 6 8 48 हो जाएगा, 7 8 56, 8 8 64, 8 बार जाने के ज़्यादा चांस हैं। 9 लिखेंगे तो 9 8 72, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम किस में लिखेंगे, 8 बार में। 8 बार में लिखेंगे तो देखो 8 8 64 के 4 कैरी 6 आ गया, 8 8 64 64 6 कितना हो गया 70 हो गया, और इसी 8 को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब ये
देखो 8 8 16 हो गया, 8 1 9 हो गया 96। यहाँ 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। यहाँ बच गया 3 और 7 से 7 गया कुछ नहीं। अगला पेयर कितना है, 21 है। अब कितनी बार में जाएगा, 9 चौके 36, 9 त्रिक 27 है ना, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 4 बार में क्या जा सकता है भाई, 4 चौके 16, 5 पंजे 25। अच्छा यहाँ पर लाना है आपको 39 21 और 9 चौके 36 से कितनी बार में जाएगा, आप इसको एक बार देखकर बताओ। आप इसको देखकर बताओ ये कितनी बार में चला जाएगा, ठीक है ना, फटाफट तरीके से। अगर मैं यहाँ पर मान लिया कितना लिखता हूँ, 3 3 9, हमें 1 लाना है। 1 कैसे आ सकता है, 1 आएगा या तो 9 और 9 का गुणा हो या फिर 1 और 1 का गुणा हो। तो 7 3 21, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर मान लिया कितना लिखता हूँ, 4, और 4 से मैं गुणा कराता हूँ तो 4 चौके 16, 1 6 चौके 24 1 25, 4 चौके 16, 6 चौके 24 1 25 हो गया, 9 चौक 36 1 3756 हो गया। हमें 3981 लाना है। तो जाहिर सी बात है हमें कितनी बार जाना पड़ेगा, 4 बार जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लग रही है हमें, शायद एक बार हम चेक कर लेते। 2,34,321, 2,34,321, ठीक है जी। 4 से काटेंगे तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। 4 चौके 16 और 7 6 13 7 हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे 9, अच्छा 9 8 72, 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा 8 से, ठीक है। 8 8 64 6 आ गया, 8 8 64 6 70, यहाँ पर भी बच गया 39 और अगला जोड़ा है 21। ये जो है आपका आंसर। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है मेरे भाई, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, कोई मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। बट आपको ये विधि समझ में आनी चाहिए। अबे और भी क्वेश्चन है उनको भी समझाएंगे। यहाँ ये एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, इसे एग्जैक्ट कटना चाहिए। तो ये क्या है, थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी आप चेक कर लेना, अगर हो सकता हम मिस्टेक कर रहे होंगे तो इसका पूरा वर्गमूल आ जाएगा, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। नहीं कट रही है तो ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन में ना तो भाग विधि कह रहा, ना तो गुणनखंड विधि, कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हो, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा कि 10 सही 151/225 का वर्गमूल। ये जो 10 सही 151/225 लिखा है, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, 225 को 10 से गुणा कराएंगे तो 2250 हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 2250 और प्लस हो जाएगा 151 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और इसके ऊपर रूट लगा है तो ये रूट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 5 5 10 0 1 आ गया, 2 और 1 3 3, ये कितना हो गया 4 हो गया। और ये कितना बचा भाई 2 बचा, तो ये 24 0 कितना हो गया 1 हो गया। और बटे नीचे कितना हो गया 225 हो गया। इसका आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर है, यानी कि ये हर है और ये अंश है, इनके अलग अलग निकाल लो। तो सबसे पहले हम 24 0 1 का निकालते, 24 0 1 का। अब ये हम भाग विधि से निकालेंगे, क्योंकि क्या है लास्ट में 1 है, ये पता नहीं किससे कटे। 24 है किससे, 4 से जाएगा, क्योंकि 5 का तो 25 हो जाएगा। तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। इसी 4 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 4 4 8 हो गया। और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, कुछ नहीं बच्चा, 0 1 हो गया। अब कितनी बार जाएगा ज़रा हमें बताओ, अब कितनी बार जा सकता है भाई 0 1। देखो जरा अगला पेयर क्या है हमारे पास, 0 1 है, 0 1 है तो अब कितनी बार हमारे पास 8 है, हमको 0 1 लाना है। हम कितनी बार कर सकते हैं, 9 बार क्या कर सकते हैं, जरा देखो। अगर मैं 9 लिखूंगा तो 9 बार में क्या जाएगा, 9 9 81 कैरी हो गया आपका 8, 9 8 72, 72 8 कितना हो गया 80। और ये 9 हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये खत्म। तो ऊपर कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा। आगे नीचे 225 है, 225 तो आपको याद ही होगा ये 15 का होता है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए। 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 9 कितना हो गया 45, 3 तियाँ हो गया 9 और 3 एक कम हो गया 3, एक ये 5 और एक ये 3, यानी इसके स्थान पर कितना लिखेंगे 5 × 3, यानी ये 15 हो जाएगा। अब आप देखो जहाँ
2401 था वहाँ 49 लिखेंगे, जहाँ आपका 225 था वहाँ 15 लिखेंगे। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2401 के स्थान पर बाहर आ जाएगा 49 और 225 के स्थान पर आ जाएगा 15। चूंकि ये फ्रैक्शन मिश्र भिन्न में थी तो मिश्र भिन्न में इसका भी उत्तर देंगे। 15 तियां 45, 45 और 4 49 बटे क्या हो जाएगा 15। 3 सही 4 बटे 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आपका भी आ रहा होगा। 3 सही 4 बटे 15 ये क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न और उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो होगा आपका नेक्स्ट, और इसके 2 पार्ट हैं। इन दोनों पार्टों को अच्छे से समझना है। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है और इसकी जो है उम्मीद ज़्यादा है आपके पेपर में आने की, ठीक बात ना, क्योंकि आपको पता है आपके बैक पेपर में कितना सारा टाइम दे दिया है उन्होंने, बहुत टाइम दे दिया है। आपने 3 से 4 बार मैथ को ख़त्म कर दिया, तो सोचो पेपर इतना आसान भी नहीं आएगा जो आप हल्के में ले रहे हो। भाई हल्के में बिल्कुल भी मत लो, कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता ना, उसी से रिलेट करो, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल उसी तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसका वर्गमूल बताना। 84.8241 84.8241 का क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। समझो इस बात को, यहाँ दशमलव लगा है और जब दशमलव लग जाता है तो दशमलव के जो बाहर संख्याएं होती हैं, जो पूर्णांक होता है, जो दशमलव के पहले लिखा होता है उसमें जोड़े पीछे से बनाते हैं, और जो दशमलव के बाद संख्याएं लिखी होती हैं उसमें जोड़े आगे से बनाएंगे। अगर हम यहाँ खड़े हैं, हमारे बिल्कुल सामने क्या है, दशमलव है, तो हमारे लेफ्ट हैंड जितनी भी संख्याएं होंगी उनका जोड़ा पीछे से बनाएंगे, हमारे राइट हैंड जितनी भी संख्याएं होंगी उनका जोड़ा हम आगे से बनाएंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल, याद रखना। तो दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, इनका जोड़ा आगे से बनाएंगे। दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, इनका जोड़ा पीछे से बनाएंगे। बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। खैर यहाँ पर तो आप कैसे भी बना सकते थे, लेकिन अगले क्वेश्चन में आप फिर गड़बड़ कर जाते अगर आप पीछे से बनाते। देखो सबसे पहले है 84, आपको 84 लाना। आपको हमेशा किस में बात करनी है, जोड़े में बात करनी। नहीं बन रहा है जोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, बना है तो जोड़े में बात करनी। 81 लाना है। 81 कहाँ लाई करेगा, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, और अगर आप 10 का स्क्वायर कर दोगे तो 100 होता है। आपको 84 लाना है तो 100 वाला तो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। 81 कम में हम ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 और यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 9 हो गया 81। इस 9 को उठा के अपने को यहाँ पर ऐड कर देना है। 9 हो जाएगा 18, 4 में से 1 जाएगा 3, 8 से 8 गया कुछ नहीं, दशमलव लगा है, दशमलव यहाँ लगा दो। अगला जोड़ा उतारो क्या है, 82। कितनी बार जाएगा, 18 दूना 36, 2 बार चला जाएगा, यानी 2 हमने यहाँ लिखा, 2 हमने यहाँ लिखा। 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16 कैरी 1 आ गया, 2 1 कम 2 1 3, 362। इसी 2 को उठा के यहाँ पर ऐड कर दो, यानी 182 में 2 जोड़ोगे तो 184 आ जाएगा। 12 से 4 गया तो 8, 7 से 6 गया 1, यहाँ कुछ नहीं। अगला पेयर कितना है, 41। अब आप अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखो, 184 184 1 से गुणा कराने की ज़रूरत है। 1 से गुणा करा देंगे तो ये 1841 आ जाएगा, और इसी 1 को हमें यहाँ ऐड कर देना है, यानी ये आ जाएगा 1842। ये काम खत्म। तो क्वेश्चन का इसका जो फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 9.21 विल बी द सही उत्तर इन दिस क्वेश्चन। 9.21 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात को जरा समझ कर चलना है। दशमलव वाले क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल अच्छे से सीखना है। आप जितने क्वेश्चन कहोगे दशमलव वाले को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, बट मेरे भाई इस बात को मान कर चलना कि पॉइंट वाले क्वेश्चन आने की उम्मीद थोड़ा सा ज़्यादा है। 100% तो मैं खैर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चांस इसके ज़्यादा हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ गए ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करो और उत्तर देने की कोशिश करो अगले क्वेश्चन को जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ट्राई करो और बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी जरा भावनाओं को आप समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है 150.06
25। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सेकंड नंबर ये है 150 दशमलव क्या कह रहा है 0625 0625। अब मैंने बताया दशमलव के राइट हैंड जितनी संख्याएं होंगी उनका पेयर आगे से बनाओगे, दशमलव के लेफ्ट हैंड जितनी संख्याएं होंगी उनका पेयर आप पीछे से बनाओगे। तो बस अब यहाँ पर देखो सॉल्व करने को बचा है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है और 1 तो केवल 1 का ही वर्ग होता है, तो 1 हमने यहाँ लिखा, 1 हमने यहाँ लिखा और इसी 1 को हमने ऐड कर दिया। तो आप देखो 1 से 1 ये काम खत्म हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है 50। कितनी बार जाएगा, 3 लिखोगे तो 66 हो जाएगा, तो 2 बार हम कर लेते हैं 69 हो जाएगा। 3 लिखोगे तो 2 बार लिखते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 44। इसी 2 को उठा के यहाँ ऐड कर देंगे, यानी 22 और 2 कितना हो गया 24। यहाँ कितना बचेगा 6, इधर कुछ नहीं। अगली जोड़ा उतारने से पहले दशमलव है तो दशमलव को यहाँ पर लगा देंगे। अगला जोड़ा है 06, कितनी बार जाएगा जरा देखो। अगर मैं यहाँ से 20 3 60, अगर मैं 3 बार लिखता हूँ तो 3 बार कितना होता है 200 3 600 और 4 3 ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स ये 2 बार चला जाएगा। जब 2 बार जाएगा तो 2 दूनी हो गया 4, 2 चौके 8 हो गया और 2 दूनी 4 482 हो गया। इसी 2 को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आप देख लो 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 244। 6 से 4 जाएगा 2, 10 से 8 जाएगा 2, 5 से 4 जाएगा तो 1, 122 बच गया। अगला जोड़ा क्या है 2 5। अब आपको इकाई स्थान पे 5 लाना, जब भी कभी इकाई स्थान पर 5 लाना है ना, वो हमेशा 5 गुणे 5 से ही 5 बनता है। तो बस समझ लो यहाँ 5 आएगा। आपने यहाँ 5 लिखा, इसी 5 से गुणा कराओ। 5 पंजे 25 के 5 कैरी 2, 5 चौके 20 2 22 कैरी 2, 5 चौके 20 2 22 कैरी 2, 5 दूनी 10 2 12। काम खत्म। इसी 5 को उठा के यहाँ ऐड कर दीजिए। यहाँ ऐड करोगे 5 5 10, 4 1 कितना हो गया 5, 2450 और ये काम खत्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 12.25 करेक्ट जवाब है इस क्वेश्चन का। 12.25 सही जवाब है इस क्वेश्चन का। इस बात को आपको नोट करके ले चलना है। ये थे आपके कुछ जो बेसिक से क्वेश्चन थे। अब इसी चैप्टर में कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पहुंचते हैं अपने लैंग्वेज के प्रश्न के ऊपर, ठीक है ना। कहाँ पहुंचते हैं मेरे भाई, तो लैंग्वेज के प्रश्न के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है ना। हमने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सारे को संग्रह कर लिया है, और जितने आपके बुक में क्वेश्चन है, जो भी बुक हमारे पास थी 2 पब्लिकेशन है मेरे पास, मैंने उन दोनों पब्लिकेशन के क्वेश्चनों को एकत्रित कर लिया है। फिर मैं आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्लासें अगर आपने मेरे भाई ले ली, जितनी मैंने पढ़ाई है 1.5 से 2 महीने में, विश्वास मान कर जाइए, अपने ऊपर बिलीव करके जाना पेपर देने कि हम जितना पढ़े हैं उससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, इसको जरा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 अंक तक ज्ञात करो। अच्छा, कौन सा है भाई, निम्न का वर्गमूल दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन है 0.6 का वर्गमूल, 0.6 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करो। दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करो। कितने अंक तक ज्ञात करना है, 3 अंक तक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे। अब जिस विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है वो कहेगा यार हमें तो 1 अंक दिया है और हमें 3 अंक तक जाना है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके पेपर का आया हुआ प्रश्न है, कैसे आप इसको लगाओगे जरा समझो। आपको दशमलव के 3 अंक तक लाना है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा
कि दशमलव अगर किसी भी संख्या के पीछे लगा, मान लिया दशमलव ए लिखा है, तो जब दशमलव लग गया तो हमारे जितनी ज़रूरत होंगी हम उसके हिसाब से जीरो लगा सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात ना। चलिए अब इसको हम अगर आपको बताने की कोशिश करें तो क्वेश्चन है 0.6, ये है 0.6। अब हमें कितने अंक तक जाना है जरा देख कर बताओ। हमें 3 अंक तक, तो हम कितने जीरो बढ़ा लें? पहले तो हम 2 बढ़ाए, फिर हमने 2 और बढ़ाए, हमने 2 और बढ़ाए, अब 6 जीरो हमने बढ़ा लिए। जब 6 जीरो बढ़ा लिए हैं तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? लग जाएगा। पीछे से पेयर बनाओ, एक तो ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये, और ये क्या बचा? 6 का। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहला है दशमलव लगा है तो दशमलव हमने लगा दिया है, ठीक है ना। 6 है मतलब 6 3 का करेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसी 2 को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 2 2 4 हो गया, 6 में से 4 जाएगा 2। अगला जोड़ा है 00, कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 225 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 4 चौके 16 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17 176। इसी 4 को उठा के यहाँ ऐड कर दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा, ये हो गया 48। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये ख़त्म। अगला पेयर फिर से 00 है, 00 कितनी बार जाएगा? 4 6 24 ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 चौके 20 8 5 40, 50 25। अगर मैं 5 बार लिखता हूँ, 5 से गुणा कराऊंगा, 5 पंजे 25, 5 8 40, 2 42, 5 चौके 20, 4 2425। 5 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो हमने 4 बार यहाँ लिख दिया। 4 चौके 16 का 6 कैरी 1 आ गया, 8 चौके 32 एक 33 कैरी कितना आ गया? 33 कैरी 3 आ गया। कितना हो गया भाई? 3। 4 चौके 16 का 6 1, 8 चौके 32 एक 33 3, 4 चौके 16 17 18 1936। वो 4 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 4 8, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। अब आप देखो, अब आपको कुछ मत करिए, आप देखो दशमलव के क्या 3 अंक तक आपने ज्ञात कर लिया है। दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक तक ज्ञात कर लिया, बाकी जाए भाड़ में। हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या है? 0.244। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.244, ये भी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। क्या आपकी समझ में आ गई बात? बोलो। अगर नहीं समझ आई है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देकर सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन एक ही था आपकी सीरीज में, आपकी बुक में। मैं और भी क्वेश्चन इस पे बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, बिल्कुल आसान है। कोई भी एक संख्या ले लो। चलो इस बार एक और संख्या ले लेते हैं ना, उसको करके देखते हैं अगला। ये जो मैंने क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ, इसका आपके बुक से कोई लेना देना नहीं ना, बाकी ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये अपने आप में क्या कह रहा है, जरा इस बात को समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, मान लिया मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करना ना। चलो मैंने कहा दशमलव के 5 और उसके बाद मैंने कहा 0। दशमलव के 5 जीरो का आपको दशमलव के 3 अंक तक, मैंने यहाँ 3 अंक लिखे हैं। पेपर में 4 अंक भी पूछ जा सकता है, पेपर में 5 अंक भी पूछ सकता है, कितने भी अंक तक पूछ सकता है। बस याद रखना जितने अंक तक पूछना है आप उतने जीरो लगा लो कि हमारे उतने अंक का वर्गमूल निकल आए, बस। अब देखो हमें 3 अंक तक लगाना है, हमें 2 दिया है, हमने 4 जीरो यहाँ पर लगा लेना, क्योंकि पता है यहाँ से 1 अंक आ जाएगा, 1 अंक यहाँ से, 1 अंक यहाँ से, 3 अंक तक ज्ञात करना ना। लो जी, खत्म हो गया यहीं पर क्वेश्चन। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। पहले दशमलव है तो दशमलव हमने लिख दिया। 50 7 से चला जाएगा, 7 7 49, क्योंकि 8 तो 64 हो जाएगा। इसी 7 को हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड किया। 7 7 कितना हो गया? 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बच्चा 1। अगला जोड़ा कितना है? अगला जोड़ा है 100। अब 1 लिखोगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, है ना। और अगला जोड़ा क्या है हमारा? 100, और हम यहाँ पर भी एक 0 लगा लेंगे। अब आप देख लो कितनी बार जाएगा। 14 पंचे 70 और 14 छंग कितना होता है? 84। अगर मैं 6 बार देखता हूँ, 6 बार, चलो 6 में लिखता हूँ, 6 बार करके देखता हूँ।
6 4 के 36, 3, 6 0 0 कितना हो गया 3, 6 4 के 24 और 24 के 4 कैरी कितना आ गया 2, 6 कम 6 2 8 हो गया। अब बाकी जोड़ दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा कि 7 बार देख ले, 7 14 7 कितना होता है भाई, 7 चौक 28 98, 7 बार में तो हमें लग रहा ज़्यादा हो जाएगा। खैर करके देख लेते हैं, 7 7 49, 4 7 0 0 4, 7 चौके 28, 28 के 8 कैरी कितना आ गया 2, 7 एकम 7 2 9, 98 49, 7 बार में चला जाएगा मेरे भाई। तो आप 7 बार में ही यहाँ पर करो। 7 से करेंगे तो 7 7 9 हो जाएगा, कैरी 4, 7 0 0 4 हो गया, 7 चौके 28 के 8 कैरी कितना आ गया 2, 7 एकम 7 2 9 आ गया। अब इससे नीचे से कोई वास्ता नहीं है क्योंकि ऊपर आपका 3 अंक आ चुके हैं और 3 अंक में आपका आंसर कितना आएगा 0.707। क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। मान लिया आपसे 4 अंक का तो पूछता तो आप यहाँ 2 0 और लगा लेते, उसको आगे से फर्दर सॉल्व करते जाते नीचे तक तो आपका 4 अंक आ जाता। मान लिया आपसे 5 अंक पूछ लेता तो 2 0 आप और लगा के सॉल्व करते। तो आपको पेयर, जितने पेयर होंगे उतने अंक आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक बात ना, समझ गए इस बात को? उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ चुके होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी ज़रा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा अपने को उस पर भी ध्यान देना है, क्या क्या कहता है क्वेश्चन, कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। तो टेंशन हमें नहीं लेनी है, हम हर वो एक चीज़ आपको बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे अगला क्वेश्चन ये इस तरीके से बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इस बात को ज़रा समझ लेना, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4931 में, जिसे 4931 में क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4931 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाए। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देख कर ही उत्तर बता सकते हो कि इसका जवाब क्या आएगा। भाई देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कुछ ना करो, जो संख्या जोड़ने या घटाने वाला जो संख्या दी गई है, संख्या क्या दी गई 4931, इसमें क्या करो भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल दो। जो भी दिया गया, हमने 4931 का भाग विधि से वर्गमूल निकाला, ये पेयर बन गया हमारा ना। अब इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको पता है 7 से 49 पूरा कट जाएगा, ये 7 यहाँ ऐड करेंगे, 7 7 14, 49 खत्म। अगला पेयर क्या है 31, चूंकि बहुत छोटा है तो 0 लगाएंगे। अब ये 31 हमारा क्या बन गया, ये 31 हमारा शेष बच गया। यदि 31 ना होता तो यह संख्या क्या होती, अगर 31 ना होता तो यह संख्या होती 4931 माइनस 31 यानी 4900, और 4900 क्या हो जाता 4970 का वर्ग हो जाता। तो 70 का वर्ग पूरा हो जाता, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप कहोगे दैट मीन्स 31 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 31 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को समझ में ना आया हो, तो ऐसा मैंने एक और क्वेश्चन ले रखा है, उसको जरा सॉल्व करेंगे। केवल डेटा चेंज करना है, और वो उसमें डेटा क्या दिया है, उसमें दिया 18,265, 18,265 इसको लगाओ, 18,265 इसको लगाओ, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 18,265 लगाओ, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। जल्दी से आपको बताना है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको लगाना है, ठीक है ना। देखो 18,265 को हम कैसे लगा सकते हैं, इस बात को आपको समझना है। वही काम करिए जो आपको मैंने बताया, इस संख्या को लिखो, इस संख्या को लिखने के बाद इसको भाग विधि से जो संख्या दी गई है ना, उसी को भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालो, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। आओ जरा जी लगाते हैं, 18,265 हो गया। पीछे से पेयर बनाएंगे क्योंकि कोई डेसिमल तो है नहीं, तो एक ये बन गया, एक ये बच गया और एक ये।
कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो एक का स्क्वायर एक, एक एक काम खत्म हो जाएगा, इस एक को यहाँ ऐड करेंगे, एक एक दो, एक खत्म, यहाँ आ जाएगा 82, 3 बार में चला जाएगा, 4 करोगे तो 92 आ जाएगा, 4 3 बार में जाएगा ना, 23 तियाँ कितना होता है 69 होता, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 हो गया 69। इसी 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे तो लिख दिया। ये 23 3 कितना हो गया 26, 12 में से 9, 9 3 12, 7 में से 6 1 गया। अगला जोड़ा कितना है भाई, आपने कितना उतारा था, आपने कितना उतारा था, अच्छा 82 69 कितना हो गया, अच्छा ठीक है 82 69। अगला जोड़ा कितना है 65, ये 65 और कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, बिल्कुल सही है 5 बार चला जाएगा। 5 पंजे 25, कैरी कितना आ गया, तो कैरी आ गया 2, 5 छक्के 30 और 30 और 2 कितना हो गया 32, कैरी 3, 5 दूनी 10 और 10 3 कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया 13। और इस 5 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यानी आप देखो ये बचेगा 270 हो जाएगा। 5 से 5 गया 0, यहाँ बचा 6 से 2 गया 4, इधर कुछ नहीं, तो ये 40 क्या बचा मेरे भाई, ये रिमाइंडर बचा। यदि इस संख्या में 40 ना होता तो यह संख्या आपकी क्या हो जाती, 135 का वर्ग हो जाती। तो हम लिखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 40, जिसको किसमें से, जिसको 18,265 से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा 135 का। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये थे आपके क्या, ये थे आपके वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन। अब वर्गमूल चैप्टर आपका मैंने ख़त्म कर दिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, जो 4 से 5 बार विद्यार्थियों ने हमसे पूछा है, उसको समझ कर ही आपको क्लास से जाना है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आ गया पेपर में तो समझो 2 नंबर देकर जाएगा। और फ्री के 2 नंबर होते हैं, किसके होते हैं, फ्री के 2 नंबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा था, क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि 45 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात निकालो। क्या निकालो, त्रिकोणमिति अनुपात बताओ, त्रिकोणमिति अनुपात बताओ। अब इस क्वेश्चन में हमें कैसे लगाना, मैंने खैर इससे पहले भी बताया लेकिन उनको समझ में नहीं आया था, तो मैंने सोचा क्लास में ही बता देंगे, कुछ और विद्यार्थियों को समझ आ जाएगा जिनको समझ में नहीं आया था। देखो जब भी कभी त्रिकोणमिति रेशियो की बात करेगा 45 डिग्री की, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बता है ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री। अब मैंने कहा एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, आपको बताना 45 डिग्री का मान। अब ये तो 90 डिग्री होता है, आपको फिक्स है। मैंने माना कि ये एंगल हमारा कितना है, ये 45 एंगल है। अच्छा 2 एंगल मैंने मान लिए है ना, 2 एंगल मान लिए। कितने विद्यार्थी हमें बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। 2 एंगल मैंने दे दिया, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का मान निकालना है। तो कितने लोग बता सकते हैं एंगल ए का मान कितना होगा। तो आप याद रखना एंगल ए का मान कितना होगा 90 प्लस 45 माइनस 180, क्योंकि तीनों डिग्री का मान 180 होगा, आंतरिक कोणों का मान 9 4 13 135 माइनस के 180, 35 5 40 और 40 40 80, यानी एंगल ए भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री। अब मैंने त्रिकोणमिति में आपको क्या बताया, यदि 2 भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण बराबर, और यदि 2 सम्मुख कोण बराबर हैं तो सामने की भुजा भी बराबर होगी। यानी इस एंगल ए के सामने भुजा कौन सी है BC, और इस एंगल C के सामने भुजा कौन सी है AB। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर क्या होगा BC।
क्यों होगा? सम्मुख भुजाएं हैं सम्मुख कोण की, सम्मुख भुजा है किसकी? किसकी भाई? तो समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की ये क्या है? सम्मुख भुजा है। तो अब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम इन दोनों में किसी एक को मान लेते हैं। हमने माना ये हमारी x है और ये x है, क्योंकि ये दोनों x से x बराबर हैं भाई, कारण मैंने लिख दिया दोनों बराबर। अब हम यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस इन द सेंस कर्ण निकाल सकते। कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है। AB कितना है? x, तो ये x का स्क्वायर। BC कितना है? x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप AC निकालोगे x, x क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, है बात कि नहीं? स्क्वायर जाएगा तो रूट में, यानी AC भाई x तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, √2 ऐसे ही रहेगा। यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई है? √2। ये वैल्यू आ गई √2 और x आ गई। बात समझे? मैं इसको डिब्बे में बंद कर दे रहा हूँ। बस जो समझना था यही समझना था। अब देखो कैसे मान लिखोगे आप। सबसे पहले बताओ साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का बाद कॉस 45 अंश का बताओ, फिर tan 45 अंश का बताओ। इन तीनों का मान बता दोगे तो बाकी आप तो बता ही दोगे। उसके बाद आपको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ cosec 45 डिग्री का मान बताना है। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक, सेक 45 डिग्री का मान बताना है। और tan का क्या होता है? कॉट 45 डिग्री का मान बताना। 6 ही तो रेशियो होते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर भाई क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लो मान रख दो भाई। साइन 45 अंश, साइन 45 अंश देखो 45 अंश यही लोगे ना, तो इसके हिसाब से लंब क्या हो जाएगा? x कर्ण हो जाएगा √2x, यानी x बटे क्या हो जाएगा? √2x। x से x खत्म, ऊपर 1/√2। साइन 45 अंश का मान कितना आ गया? 1/√2। कॉस 45 आधार कितना है? x और बटे कर्ण कितना है? √2x। x से x खत्म, तो कॉस 45 अंश का मान भी कितना आ गया? 1/√2। tan 45 अंश का मान लंब बटे आधार, x/x खत्म, इसका मान आ गया 1। इनके अपोजिट कर दो तो ये आ जाएगा। कॉसेक साइन का अपोजिट 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा। साइन √2 कॉस सेक √2 हो जाएगा और tan 45 आएगा। बस खत्म। इतना सा काम करना है और 2 नंबर मुट्ठी में ले लेने हैं अगर ये क्वेश्चन आपका आ गया पेपर में तो। ठीक है ना? ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो 2 नंबर आपको ले लेने हैं। कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताना है। अगर चीज़ें समझ में आई हैं मेरे दोस्त तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है परीक्षा के पहले आप उसको ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर कराऊँगा, 100% कराऊँगा, इसमें कोई 2 बातें नहीं हैं। ठीक बात ना? बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग शेयर करो। उन सभी मित्रों के संग पहुंचाओ जिनको आवश्यकता है, ज़रूरत है कि हमें इन बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व हो जाते लास्ट समय में तो मज़ा आ जाता। तो आपको उनके पास चीज़ों को ज़रूर बताना है। ठीक है ना? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।